नमस्कार मित्रों, कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हमें अध्ययन करना है मुगल कालीन प्रशासन का। हम अध्ययन करेंगे कि मुगल काल में प्रशासनिक व्यवस्था किस तरीके की थी, साथ ही साथ वहाँ की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक व्यवस्था किस तरीके से संचालित की जा रही थी। इस टॉपिक से आपके 3 नंबर, 5 नंबर और 11 नंबर के प्रश्न बनने की संभावना सर्वाधिक होती है। यहाँ से यह जो लेंदी क्वेश्चन होते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जिन्हें 11 नंबर में रखा जाता है, 200 शब्दों के प्रश्न कहा जाता है, वह पूछे जाने की संभावना सर्वाधिक होती है। तो चलिए हम इस टॉपिक का अध्ययन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, समझने का प्रयास करेंगे और थोड़े से इसमें रटने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, तो आपको समझने की वजह यहाँ पे थोड़ा रटने पर ध्यान देना होगा। समझ तो आप लेंगे ही, मैं आपको जो जो शब्द होंगे वहाँ समझाते ही जाऊँगा, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिन्हें रटना पड़ेंगी, तो आप इसको थोड़ा सा याद करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा मुगलकालीन प्रशासन। तो सबसे पहले कोई भी शासन होता है, कोई भी राज्य होता है, कोई भी वंश होता है, यदि हम उसका प्रशासन देखना चाहें तो सबसे पहले हमें उस राज्य के सिद्धांत को देखना होता है, उसके स्वरूप को देखना होता है। तो यदि हम मुगलकालीन प्रशासन की बात करें तो यह तुर्की मंगोल परंपरा पर आधारित था। इसका स्वरूप किस पर आधारित था? तुर्की और मंगोल परंपरा पर आधारित था। चूंकि ये मुसलमान थे, पहले ये क्या थे? मंगोली थे, मंगोल से आए हुए थे, बाद में इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था, इसलिए इनका जो राज्य का सिद्धांत था वह तुर्की और मंगोल दोनों परंपराओं के मिश्रण से बना हुआ था। अकबर ने सुलह कुल की नीति पर आधारित था, अर्थात अकबर का जो शासनकाल था या अकबर का जो स्वरूप था राज्य का, वह सुलह कुल की नीति पर आधारित था। लेकिन जो औरंगजेब का काल था या औरंगजेब का शासनकाल था, वह इसके विपरीत दर उल हर्ब से दर उल इस्लाम की नीति पर आधारित था। हमने धार्मिक नीति दोनों की पढ़ी थी, तो धार्मिक नीति के आधार पर ही यहाँ की प्रशासनिक नीति का स्वरूप भी परिवर्तित हो जाता है। तो अकबर का सुलह कुल की नीति पर आधारित था, वहीं जो औरंगजेब था उसका दर उल हर्ब से दर उल इस्लाम की नीति पर आधारित था। इसका अर्थ तो आपको पता होगा कि दर उल हर्ब मतलब काफिरों का देश से इस्लामों के देश में परिवर्तित करना। केंद्रीय प्रशासन की बात करते हैं तो शासन का प्रमुख कौन होता है? बादशाह होता है। जब हम गुलाम वंश का अध्ययन कर रहे थे तो वहां पर प्रमुख सुल्तान हुआ करता था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो मुगल काल था यहां पर प्रमुख को सुल्तान नहीं बादशाह कहा जाता था। इसलिए यहाँ की सारी नीतियां, चाहे वह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या प्रशासनिक हों, उस सभी का प्रमुख कौन होता था? बादशाह होता था। और इस बादशाह की सहायता के लिए कुछ विभाग हुआ करते थे। वह विभाग कौन कौन से थे? जैसे कि सबसे प्रमुख होता था, सबसे बड़ा विभाग होता था जिसे वकील या वजीर कहा जाता था। इस विभाग का निर्माण अकबर के शासनकाल में किया गया था। यह संपूर्ण प्रशासन का क्या होता था? पर्यवेक्षक होता था। क्या होता था? पर्यवेक्षक। जैसे कि हमारे देश में अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री होता है जो संपूर्ण देश का संचालन देखता है, उसी तरीके से उस शासनकाल में जो वजीर होता था उसका पद प्रमुख होता था। इसके बाद दीवान ए कुल होता था जो कि वित्त विभाग का प्रमुख था। मीर बख्शी जो कि सैनिक विभाग का प्रधान हुआ करता था। दीवान ए शमा जो कि राजकीय कारखानों का प्रमुख हुआ करता था। दीवान ए शमा क्या होता था? राजकीय कारखानों का प्रमुख हुआ करता था। फिर सद्र उश शूद्र होता था जो धार्मिक परामर्शदाता था, अर्थात धार्मिक विषयों पर बादशाह को परामर्श दिया करता था, वह सद्र उश शूद्र कहलाता था। फिर काजी उल कुजात एक पद था, एक विभाग था जो कि न्याय विभाग से संबंधित था, जो कि न्याय के कार्य करता था। सबसे प्रमुख न्याय विभाग का कौन होता था? बादशाह। ध्यान रखिएगा, ये जितने भी विभाग हैं इन सब का प्रमुख होता था बादशाह। फिर इन प्रमुखों का, इन विभागों का एक सब ऑर्डिनेट होता था, एक सब प्रमुख होता था, वह होता था अलग अलग। जैसे वकील होता था, दर कुल वित्त विभाग का प्रमुख हुआ करता था, मीर बख्शी हुआ करता था। तो इस तरीके के इस विभागों के अलग अलग प्रमुख भी हुआ करते थे। एक महोत्सव विभाग हुआ करता था जो कि नैतिक आचरण का निरीक्षण करता था। महोत्सव क्या करता था? नैतिक आचरणों का निरीक्षण। तो आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है, से आपसे पूछा जाएगा कि दीवान समा 3 नंबर में लिख दिया जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि मुगल कालीन प्रशासन के अंतर्गत बादशाह की सहायता करने के लिए एक विभाग हुआ करता था जो कि राजकीय कारखानों का प्रधान होता था। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। यदि आपसे सद्र और शूद्र पूछ लिया जाए तो आपको वही चीजें लिखनी है कि यह मुगल कालीन केंद्रीय प्रशासन का प्रमुख पद हुआ करता था जो बादशाह को धार्मिक परामर्श या धार्मिक मामलों में परामर्श दिया करता था।
फिर प्रांतीय प्रशासन की बात करते हैं तो प्रांतों का प्रमुख नजीम या सूबेदार कहलाता था। इसका कार्यकाल 3 वर्षों का होता था। जन्मजात इसके पद नहीं होते थे, वंशानुगत नहीं था। 3 वर्ष के बाद फिर परिवर्तित कर दिया जाता था। कार्य संपूर्ण न्यायपूर्ण प्रशासन की स्थापना करना। इसका कार्य क्या था कि संपूर्ण न्यायपूर्ण प्रशासन की स्थापना करना। अकबर के समय जो प्रांतीय प्रशासन था उसमें 12 प्रांत थे। जहांगीर के समय यह 15 प्रांतों में परिवर्तित हो जाता है। शाहजहां के समय 18 प्रांत बन जाते हैं और औरंगजेब के समय सबसे ज़्यादा 20 प्रांत बन जाते हैं। तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि किस बादशाह के काल में सबसे ज़्यादा प्रांत थे, तो किसके में थे? औरंगजेब के काल में थे। फिर प्रांतों के बाद जिला सरकार आती है, जिला प्रशासन आती है। इसके 2 अधिकारी हुआ करते थे, एक फौजदार हुआ करता था और एक अमालगुजार हुआ करता था। जो फौजदार है वह सैनिक अधिकारी हुआ करता था, युद्धों में भाग लेने वाला अधिकारी हुआ करता था। जो सैनिकों पर नियंत्रण रखता था वह अधिकारी फौजदार कहलाता था। जो अमालगुजार है वह भू राजस्व प्रशासन से जुड़ा होता था, अर्थात भू राजस्व की जो उगाही है वह उस विभाग का प्रमुख अमालगुजार कहलाता था। तो ये 2 अधिकारी होते थे, एक सैनिक विभाग का प्रमुख और एक जो राजस्व वसूल करने वाले होते थे उसका प्रमुख। इसके बाद नगरीय प्रशासन की बात करें तो नगरीय प्रशासन का प्रमुख कोतवाल कहलाता था। क्या कहलाता था? कोतवाल कहलाता था। फिर नगरीय प्रशासन से नीचे परगना या तहसील प्रशासन आता है, जिसका प्रमुख सिकदार होता था और सिकदार का काम था कानून का संरक्षण करना, अर्थात यह कानून का प्रमुख संरक्षण हुआ करता था। इसी में जो आमिल हुआ करता था किसमें? तहसील प्रशासन में, वह भू राजस्व का प्रशासन करता था, अर्थात भू राजस्व को वसूलने का कार्य आमिल करता था और सिकदार कानून का संरक्षक था। इसके बाद जो कोतदार होता था वह खजांची का कार्य करता था। जो कानून को होता था वह पटवारियों का प्रमुख होता था, अर्थात जो पटवारी जैसे हमारे यहाँ जो तहसीलदार या नायब तहसीलदार होता है उसी तरीके से यहाँ पर कानून को होता था जो पटवारियों का प्रमुख हुआ करता था। ग्राम प्रशासन, यहाँ ध्यान रखिएगा, पटवारी यहाँ पर क्या होता है? ग्राम का जो प्रमुख होता है उसे पटवारी कहते हैं। तो ग्रामों के प्रमुख का प्रमुख क्या कहलाता था? कानूनगो कहलाता था। ग्राम प्रशासन इसका मुख्य जो होता था मुकद्दम या पटवारी हुआ करता था। ग्राम पंचायत की व्यवस्था यहाँ पर थी। यह एक प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी, अर्थात जो केंद्रीय प्रशासन है उसकी सबसे छोटी इकाई की बात करें तो ग्राम प्रशासन होता था, जिसका प्रमुख मुकद्दम या पटवारी हुआ करता था। और यहाँ पर एक ग्राम पंचायत की व्यवस्था होती थी जो सर्वसहमति से निर्णय लिया करती थी। तो क्लियर है? यदि इसका प्रशासन पूछ लिया जाए कि प्रशासन क्या होता है तो आपको वही वर्गीकरण करना है कि केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, जिला प्रशासन, नगरीय प्रशासन, तहसील प्रशासन और ग्राम प्रशासन। यहाँ पर सभी प्रशासनों के प्रमुख और उनके क्या क्या कार्य थे उनको आपको यहाँ पर उनका उल्लेख करना है। फिर न्याय प्रशासन की बात करते हैं तो न्याय प्रशासन का प्रमुख तो बादशाह ही होता है, लेकिन यहाँ पर एक पद होता है जिसे काजी उल कुजात कहा जाता है, जिसे जो न्यायाधीश कहलाता है। काजी उल कुजात कौन कहलाता है? न्यायाधीश कहलाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो निर्णय लिया जाता था वह इस्लाम कानून के अंतर्गत लिया जाता था, लेकिन यदि एक पक्ष हिंदू का है और एक पक्ष इस्लाम का है, मुस्लिम है, तो फिर जो इस्लाम के कानून हुआ करते थे उन्हीं के आधार पर निर्णय लिया जाता था। लेकिन यदि दोनों पक्ष हिंदू हैं तो फिर हिंदू के कानून के अनुसार निर्णय लिया जाता था। लेकिन यहाँ पर वरीयता किसको दी जाती थी? इस्लामिक कानून को दी जाती थी। सैन्य प्रशासन की बात करें तो मुगल कालीन शक्ति का जो प्रमुख स्रोत हुआ करता था वो इसकी विशाल सेना ही हुआ करती थी, क्योंकि मुगल काल में सबसे ज़्यादा इन्होंने क्या किया था? अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। बहुत सारे अभियान किए थे, तो उत्तर भारत के भी अभियान किया करते थे और दक्षिण भारत के भी अभियान किया करते थे। तो मुगल प्रशासन की जो मजबूती का आधार था वह क्या थी? इसकी विशाल सेना थी। 1567 में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर अपने सैन्य का संगठन स्थापित किया था, अर्थात जो सेना संगठित की थी वह मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर की थी, अर्थात वह स्वयं के सेना नहीं रखते थे, स्वयं के पास सेना नहीं रखते थे। मनसबदारों की सेना हुआ करती थी जो समय समय पर इनके लिए सहायता देने के लिए आती थी। सैन्य संगठन का मुख्य अधिकारी मीर बख्शी हुआ करता था, जिसकी नियुक्ति बादशाह के द्वारा ही की जाती थी। तो जो सैन्य संगठन होता था उसका मुख्य अधिकारी कौन था? मीर बख्शी था। और इसकी नियुक्ति कौन करता था? तो इसकी नियुक्ति सीधे बादशाह के द्वारा की जाती थी। मुगल कालीन सेना की यदि सैनिक दृष्टि से देखें तो यह 3 भागों में बटी हुई थी। कौन कौन से भाग थे देख लेते हैं मुगल सेना के। एक था मनसबदारों के सैनिक, एक था अहदी सैनिक और एक हुआ करते थे दाखिली सैनिक। ये 3 प्रकार के सैनिक मुगल प्रशासन में हुआ करते थे।
मनसबदारों के सैनिक कौन हुआ करते थे? आवश्यकता पड़ने पर, अर्थात जो मनसबदारों के पास सैनिक हुआ करते थे उन्हें मनसबदारों के सैनिक कहते थे। बादशाह को जब भी आवश्यकता पड़ती थी तो मनसबदार अपने सैनिक बादशाह को उपलब्ध कराते थे। एक होते थे अधही सैनिक, सम्राट द्वारा नियुक्त होते थे और अंगरक्षक के रूप में कार्य करते थे, अर्थात बादशाह के अंगरक्षक के रूप में जो सैनिक कार्य करते थे उन्हें अधही सैनिक कहा जाता था। क्या कहा जाता? अहदी सैनिक, सॉरी अधही नहीं, अहदी सैनिक कहा जाता था। दाखिली सैनिक क्या कहलाते थे? इनकी नियुक्ति भी बादशाह द्वारा की जाती थी, यह वेतन मनसब द्वारा दिया जाता। ध्यान रखना, ऐसे सैनिक जिनकी नियुक्ति प्रशासन कौन करे? बादशाह करे, और उन्हें मनसबदारों के पास भेज दिया जाए, उनकी ही देखरेख में रखा जाए, अर्थात उनके वेतन की व्यवस्था कौन करेगा? मनसबदार करेंगे और उनकी नियुक्ति बादशाह करेगा। तो ऐसे सैनिक दाखिली सैनिक कहलाते थे। ऐसे सैनिक जिनकी नियुक्ति भी मनसबदार कर रहा है, जिन्हें वेतन भी मनसबदार दे रहा है, लेकिन राजा को या बादशाह को आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध कराता है, तो उसे मनसबदारों के सैनिक कहा जाता था। क्लियर हुए तीनों प्रकार के सैनिक? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देख लेते हैं सेनांग, अर्थात जो मुगल सेना थी वह 5 भागों में विभक्त थी। कितने भागों में? 5 भागों में। वह भाग थे कि पैदल सेना, हस्ती हाथियों की सेना, अश्वरोही घोड़ों की सेना, नौसेना और तोपखाना सेना। अर्थात तोपखानों की सेना हुआ करती थी, नौसेना अर्थात जो समुद्र में चला करती थी, नौसेना हुआ करती थी, घोड़ों की सेना, हाथियों की सेना और पैदल सेना हुआ करती थी। यहाँ पर जो पैदल सेना है और जो अश्वरोही सेना है, इसको भी 2-2 भागों में बांटा जाता है। पैदल सेना की बात करते हैं तो इसमें अहसाम और सेहबंदी 2 हुआ करते थे, 2 प्रकार की पैदल सेना हुआ करती थी। अहसाम क्या होती थी? जो युद्ध में भाग लेने का कार्य करती थी, अर्थात जो सैनिक युद्ध में भाग लेते थे वह सैनिक क्या कहलाते थे? अहसाम। ध्यान रखना, ऐसे पैदल सैनिक जो युद्ध में भाग लेते थे वह अहसाम कहलाते थे। लेकिन ऐसे पैदल सैनिक जो भूराजस्व की वसूली करते थे उन्हें सेहबंदी कहा जाता था। यदि हम अश्वरोही सेना की बात करें तो ये भी 2 प्रकार के होते थे, एक बारगीर और सिलेदार। बारगीर क्या होते थे? इन्हें अस्त्र शस्त्र राज्य द्वारा ही प्रदान किया जाता था, थोड़े उच्च क्वालिटी के हुआ करते थे। लेकिन जो सिलेदार थे इन्हें अपने अस्त्र शस्त्र घोड़ों की व्यवस्था खुद ही करनी होती थी। तो ये 2 प्रकार के सैनिक थे, एक वो जिन्हें शासन सुविधाएं उपलब्ध कराता था और एक वो जो स्वयं अपनी सुविधाएं साथ में लेकर आते थे। तो इस प्रकार की सेना का वर्गीकरण है। इस प्रकार की सेना मुगल प्रशासन के अंतर्गत कार्यरत थी। वेतन भत्तों की बात करें सैनिक में तो इनके लिए जागीर दी जाती थी। मनसबदार वही तो होते हैं कि इनके नगद वेतन की जगह पर जागीर दे दी जाती थी। उस जागीर से जो भी राजस्व की प्राप्ति होती थी उससे यह अपना खर्चा चलाया करते थे। निष्कर्षतः मुगल प्रशासन एक विस्तृत संरचना एवं केंद्रीकृत स्वरूप लिए हुए था। प्रशासन में शक्ति, पारदर्शिता और निष्पक्षता पर विशेष बल दिया जाता था। ध्यान रखना, जो मुगल प्रशासन है इसमें शक्ति और शक्ति का प्रमुख केंद्र क्या था? यहाँ की सैन्य प्रशासन था। साथ ही साथ पारदर्शिता, अर्थात यहाँ पर 2 पक्षों के मध्य पारदर्शिता बरती जाती थी। साथ ही साथ निष्पक्षता, किसी एक पक्ष का विशेष समर्थन नहीं दिया जाता था। तो यह इसके प्रशासन की क्या थी? प्रमुख विशेषताएं थी। तो क्लियर है, यहाँ का प्रशासन देखा। प्रशासन में हमने क्या देखा? एक हमने केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन और फिर उसके बाद हमने ग्रामीण प्रशासन देखा। साथ ही साथ हमने न्याय प्रशासन और सैनिक प्रशासन का भी अध्ययन किया। तो ये सभी क्षेत्रों का समग्र रूप से अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? इनके प्रशासन के अंतर्गत आता है या राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत आता है। अब बात कर लेते हैं मनसबदारी व्यवस्था जो कि यहाँ पर संचालित थी। ये प्रश्न भी आपसे 5 नंबर में या फिर 11 नंबर में या 200 शब्दों में पूछा जा सकता है और 3 नंबर में भी मनसबदारी व्यवस्था क्या थी, इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है। तो मनसब जो शब्द है वह फारसी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है पद। तो मनसब का अर्थ क्या होता है? पद होता है। और यह जो व्यवस्था थी वह मुगल काल में संचालित थी और इसे संचालन करने का श्रेय किसको जाता है? अकबर को। इस शब्द का उपयोग पदाधिकारियों के लिए किया जाता था। यह व्यवस्था अकबर ने अपने शासनकाल के 11वें वर्ष कब? 1567 ईस्वी में प्रारंभ की थी। तो किसने की थी? अकबर ने की थी। कब की थी? अपने शासनकाल के 11वें वर्ष की थी और सन था 1567 का। यह मंगोल की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। चूंकि मैंने आपको बताया है कि यहाँ का प्रशासन का जो स्वरूप था वह तुर्की मंगोल परंपरा पर आधारित था, लेकिन जो मनसबदारी व्यवस्था थी जिसे अकबर लेकर आया था वह मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। इस चीज को आप नोट कर लीजिए, मोस्ट IMP है, कई बार ये प्रश्न पूछा भी गया है।
तो प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और मुख्य परीक्षा में 3 नंबर में पूछा जा सकता है कि जो मुगलों की मनसबदारी व्यवस्था थी वह किस पद्धति पर आधारित थी, तो वह मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। अपने शासनकाल के 18वें वर्ष 1573 ईस्वी में सैनिकों का हुलिया लिखने और घोड़ों एवं हाथियों को दागने की प्रथा चालू कर दी गई। ये क्यों की गई? क्योंकि मनसबदार करते क्या थे कि जो अपने पास 2 प्रकार की सेना रखते थे। एक बहुत ही मजबूत प्रकार के सैनिक हुआ करते थे, उनके पास बहुत अच्छी किस्म के घोड़े और हाथी हुआ करते थे। और दूसरे ऐसे सैनिक हुआ करते थे जो कि बहुत ही कमज़ोर होते थे, जिन्हें कम खाना पीना या कम वेतन देना पड़े। साथ ही साथ जो घोड़े कम दाम में मिल जाते थे या जो हाथी कम दाम में मिल जाते थे, कमज़ोर हुआ करते थे, एक उस प्रकार के सैनिक हुआ करते थे। जब कभी बादशाही के लिए युद्ध लड़ने के लिए सैनिकों की आवश्यकता, हाथियों या घोड़ों की आवश्यकता पड़ती थी, तो ये मनसबदार जो कमज़ोर प्रकार के घोड़े और कमज़ोर प्रकार के हाथी और सैनिक हुआ करते थे, वह बादशाह को दे देते थे, जिससे बादशाह की युद्ध में हार निश्चित हो जाती थी और हार की संभावनाएं बढ़ जाती थी। तो बादशाह को लगा कि ऐसे तो खर्चा हम उठाते हैं और ये मनसबदार अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए कुछ अलग ही रणनीति अपनाते हैं। और ये मनसबदार जब भी बादशाह कमज़ोर पड़ जाता था तो उनके विरुद्ध विद्रोह कर देते थे। तो इनको दबाने के लिए, साथ ही साथ इन पर नियंत्रण काबू करने के लिए और अपने द्वारा नियुक्ति किए गए सैनिकों की पहचान करने के लिए यह प्रथा लाते हैं दागने की और हुलिया की, जिसमें सैनिकों का हुलिया लिखा जाता है कि जैसे मुगल प्रशासन ने जो भी या बादशाह ने जो भी सैनिक नियुक्त किए हैं मनसबदारों के यहाँ पर, तो उनका हुलिया मुगल बादशाह के पास हुआ करता था कि ये सैनिक हमारी सेना में होने चाहिए। और जब भी आवश्यकता पड़ती थी तो ये मनसबदार वही सैनिक वहाँ पर पहुँचाया करते थे। इसी तरीके से घोड़े और हाथियों को दागने, ठप्पा लगाने की जो प्रथा हुआ करती थी वो यहाँ पर चालू की गई थी। 40वें वर्ष 1595 में जात और सवार रैंक का आरंभ किया गया। समझ लेते हैं जात और सवार रैंक होता क्या है। जात कहलाता है वेतन, अर्थात मनसबदारों की एक श्रेणी होती थी जो कि स्थान तथा वेतन का निर्धारण होता था। एक स्थान होता था कि ये 5000 का मनसबदार है, कि 3000 का मनसबदार है, कि 2000 का मनसबदार है, अर्थात उनका वेतन और एक स्थान निश्चित होता था। साथ ही साथ सवार मतलब वह कितने सैनिक अपने पास रख सकता है, अर्थात मनसब के द्वारा कितनी सेना रखी जाएगी, यह इसका निर्धारण होता था। ध्यान रखिएगा, जो सवार है उससे बड़ी जात कभी नहीं होती थी। तो सवार और जात के आधार पर भी जो मनसबदार थे इनकी स्थिति 3 प्रकार की थी। कौन कौन सी? एक प्रथम श्रेणी के मनसब हुआ करते थे जिनमें सवार रैंक जात रैंक के बराबर हुआ करती थी, अर्थात सवार रैंक और जात रैंक जितना उनका वेतन होता था उस वेतन के समकक्षी वहां पर सैनिक हुआ करते थे। द्वितीय श्रेणी के ऐसे थे जहां पर सवार रैंक जात रैंक से आधा होते थे, अर्थात उनका जो वेतन है वो तो उतना ही होता था, लेकिन सैनिक जो होते थे वह आधे रखे जाते थे वेतन की अपेक्षा। और तीसरी क्वालिटी या तीसरे स्तर के जो मनसबदार होते थे वह सवार रैंक जात रैंक से आधे से कम हो जाती थी, अर्थात उनके पास वेतन जितना है उससे आधे से भी कम वहां पर वो सैनिक रख सकते थे। इस तरीके से मनसबदारों का वर्गीकरण किया जाता था। मनसबदारी व्यवस्था का मूल्यांकन कर लेते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि कभी भी यदि मूल्यांकन जैसा शब्द आता है तो मूल्यांकन में हमें उसके लाभ और उसकी हानि दोनों की तुलना करनी होती है, दोनों को देखना होता है और अंत में एक निष्कर्ष देना होता है जो एक उचित हो, एक सकारात्मक पहलू की ओर बढ़ रहा हो। तो यदि हम लाभ की बात करें तो बहुत सारे लाभ थे, जैसे कि यह मुगल प्रशासन का मेरुदंड थे, क्योंकि यह अच्छे सैनिक उपलब्ध करा देते थे। शासन पर या बादशाह पर सैनिकों का बोझ नहीं पड़ता था, उनका बोझ मनसबदारों पर होता था। युद्ध के समय मनसबदार इन्हें उपलब्ध करा देते थे, जिससे कि सेना बहुत ही मजबूत तौर पर युद्ध लड़ने में सहायक होती थी। साथ ही साथ सारे राज्य में प्रशासनिक एकरूपता बनी रहती थी। राजनीतिक एकीकरण का मार्ग इससे प्रशस्त हुआ और धर्म, जाति तथा क्षेत्र के बदले सम्राट के प्रति स्वामी भक्ति की भावना भी प्रबल हुई और बादशाह बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गया। तो यह इसके सकारात्मक पहलू थे। लेकिन नकारात्मक पहलू थे कि यह अति केंद्रीकृत व्यवस्था थी, अर्थात यदि बादशाह मजबूत है, एक अच्छा प्रशासक है तो वह इन पर नियंत्रण रख सकता था, लेकिन यदि शासक कमजोर पड़ा तो ये जो मनसबदार होते थे वह इस पर हावी हो जाते थे। वेतन जागीर के रूप में दिए जाने से जागीरदारी संकट सामने आने लगा। साथ ही साथ मुगल दरबार गुटबंदी का केंद्र बनने से जिससे राजनीतिक विखंडीकरण की प्रक्रिया तीव्र हो गई और उस विखंडीकरण से नूरजहां गुट भी बनता है और आगे जाकर जो मुगल प्रशासन होता है या जो मुगल शासन होता है वो धीरे धीरे विखंडित होकर टूटने लगता है।
निष्कर्षतः यह व्यवस्था सही नेतृत्व के अधीन अत्यंत महत्वपूर्ण थी, जिसने मुगल प्रशासन के लिए एक सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये निष्कर्ष के तौर पर आप यहाँ पर दे सकते हैं और इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। यदि यह बड़े क्वेश्चन या 11 नंबर में पूछा जाता है तो आपको मूल्यांकन ही पूछा जाएगा कि मनसबदार व्यवस्था मुगल प्रशासन के लिए अच्छी थी या बुरी थी, इसका मूल्यांकन कीजिए। तो आप इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। इसके बाद जागीरदारी प्रथा हम देख लेते हैं। तो वही जो जागीर के रूप में इनको वेतन दिया जाता था, उससे ही एक व्यवस्था आगे चलकर सामने आती है जिसे जागीरदारी व्यवस्था कहा जाता है। अकबर के शासनकाल में वेतन के बदले 4 प्रकार की जागीरें दी जाती थी। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। कौन कौन सी थी? एक होती थी जागीर ए तनख्वाह, दूसरी होती थी मशरूत जागीर, और तीसरी होती थी इनाम जागीर, और चौथी होती थी शूद्र। तो जागीर ये तनख्वाह क्या होता था? यह वेतन के रूप में दी जाती थी, अर्थात किसी अधिकारी को यदि वेतन देना है तो उसे वेतन ना देकर वहां पर जागीर दी जाती थी, वहां पर एक भूमि का पट्टा दे दिया जाता था, जिसे जागीर ए तनख्वाह कहा जाता था, अर्थात तनख्वाह के बदले में जागीर देना। यह 3 से 4 साल में स्थानांतरणीय होती रहती थी, अर्थात 3 से 4 साल के लिए दी जाती थी, उसके बाद यह जागीर लेकर दूसरे को दे दी जाती थी। फिर एक आता है मशरूत जागीर। यह किसी व्यक्ति को दी गई सशर्त जागीर होती थी। एक शर्त के आधार पर यह जागीर दे दी जाती थी कि आपको यह कार्य करना होगा और इतने समय के लिए यह जागीर आपके पास रहेगी। इनाम जागीर क्या होती थी? यह पद और कार्य रहित जागीर होती थी, अर्थात शासक या बादशाह को लगता था कि यार व्यक्ति ने बहुत अच्छा कार्य किया है या उस पर प्रसन्न हो जाता था तो वह इनाम के रूप में उसे जागीर दे देता था। तो यह क्या होती थी? ध्यान रखिए, पद और कार्य रहित होती थी, अर्थात इस पर कोई भी शर्तें रोपित नहीं थी। एक होती थी शूद्र। अधीनस्थ शासक को उसके क्षेत्र में दी गई जो जागीर होती थी, आनुवांशिक एवं अस्थानांतरणीय होती थी, उन्हें शूद्र कहा जाता था। अर्थात बादशाह का जो पुत्र होता था तो उसे एक क्षेत्र में जागीर दे दी जाती थी, जो कि वंशानुगत उसके शासन उसके जो पुत्र होंगे उसको ही स्थानांतरित होती जाती थी। वो ऐसी जागीर क्या कहलाती थी? शूद्र कहलाती थी। तो इस तरीके की जागीरों का वर्गीकरण था और इस तरीके की जागीर प्रथा आगे बढ़ी। राजस्व वसूली की जिम्मेदारी ठेके पर देने की व्यवस्था को इजारेदारी व्यवस्था कहा जाता है। इजारेदारी व्यवस्था मैंने आपको बताया था कि ये गुलाम वंश से ही चालू हो जाती है। यहाँ पर क्या होता है कि जब प्रशासक को राजस्व आमदनी कम होती है तो वह उस जमीन को किस पे देने लगता है? ठेके पे देने लगता है कि 2 साल 3 साल के लिए आप ले लीजिए और जितना भी राजस्व 2-3 साल का है वो आप अभी हमें एडवांस में दे दीजिए। तो उसके लिए एक व्यवस्था चलती है जिसे इजारेदारी व्यवस्था कहा जाता है। इसका प्रचलन शाहजहां के काल में जागीर भूमि में ही प्रारंभ हो गया था। तो मुगल काल में इसका प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ था? शाहजहां के काल में हुआ था। अब बात कर लेते हैं हम मुगलकालीन अर्थव्यवस्था की कि मुगलकालीन अर्थव्यवस्था है क्या। मुगलकालीन अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? आईने अकबरी से प्राप्त होती है। किससे मिलती है? आईने अकबरी से मिलती है। यदि हम कृषि की बात करें तो यहाँ अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या थी? कृषि ही थी। कृषि से जो राजस्व प्राप्त होता था उसी से अर्थव्यवस्था संचालित होती थी। 17 प्रकार की रबी और 26 प्रकार की खरीफ फसलों का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। खाद्यान्नों के साथ साथ यहाँ पर नगदी फसलों को भी प्रोत्साहन दिया जाता था, अर्थात यहाँ पर खाद्यान्न फसलें तो हुआ करती थी, साथ ही साथ नगदी फसलें क्या कहलाती हैं? ऐसी फसलें जिन्हें बेचकर हम तुरंत नगद में पैसा ले सकते थे, रकम ले सकते थे, ऐसी फसलों को क्या कहा जाता है? नगदी फसल कहा जाता है। उद्योग धंधों की बात करें तो यहाँ पर वस्त्र उद्योग सबसे प्रमुख था। धातु उद्योग एवं कांच उद्योग भी विकसित अवस्था में मुगल काल में हुआ करते थे। वाणिज्य व्यापार की हम बात करें तो मुगल बादशाहों ने सड़कों, सरायों और यातायात की सुरक्षा का प्रबंध किया। साथ ही साथ व्यापार आंतरिक एवं बाह्य दोनों रूप से ही करने लगे। तो ये आंतरिक और व्यापार दोनों प्रकार से करते थे और इसके लिए इन्होंने सड़कों, सरायों और यातायातों का निर्माण किया। मुद्रा की बात करें तो अलग अलग प्रशासकों ने, अलग अलग बादशाहों ने अलग अलग समय पर अलग अलग मुद्राएं जारी की। यदि हम शेरशाही की बात करें, शेरशाह जो कि अफगानी शासक था, उसने असरफी, सोने की असरफी, चांदी का रुपया, तांबे का दाम चलाया। तो इस प्रकार की इन्होंने मुद्राएं चलाई। सोने की क्या थी? असरफी थी, चांदी का रुपया था और तांबे का दाम था। इसी तरीके से अकबर ने मुहर जो कि सोने की हुआ करती थी, जहांगीर ने निसार जो कि चांदी की हुआ करती थी, शाहजहां ने आना जिसे मिश्रित धातु की मुद्रा कहलाती थी, मिश्रित धातु से निर्मित होती थी, उनको चलाया था। निष्कर्षतः मुगलकालीन अर्थव्यवस्था में विभिन्न रूप से प्रगति दिखाई देती है। तो ये निष्कर्ष के तौर पर आप लिख सकते हैं। और इसी अर्थव्यवस्था के आधार पर जो मुगल प्रशासन था वह एक समृद्धशाली अर्थव्यवस्था के रूप में, समृद्धशाली प्रशासन के रूप में आगे बढ़ा। बात कर लेते हैं हम
मुगलकालीन संस्कृति की, कि मुगलकालीन संस्कृति थी क्या, या मुगलकालीन संस्कृति की विशेषताएं क्या थीं। तो इस समय भारत में सांस्कृतिक गतिविधियों का चहुमुखी विकास हुआ। कैसा हुआ? हर ओर, चारों ओर विकास हो रहा था। इस प्रगति के कारण गुप्त काल को संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो गुप्त काल के बाद इस जो मुगल काल था, इसके काल को संस्कृति का स्वर्ण काल कहा गया। इसको हम बहुत सारे रूपों में देख सकते हैं, स्थापत्य कला के रूप में देख सकते हैं, संगीत कला के रूप में देख सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम स्थापत्य कला देख लेते हैं कि कौन कौन से शासक ने किन किन चीज़ों का निर्माण करवाया था। तो सबसे पहले स्थापत्य कला की विशेषताओं का अध्ययन कर लेते हैं कि यहाँ पर जो भवन का निर्माण होता था वो किस आधार पर होता था, उसकी विशेषताएं क्या होती थी। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो स्थापत्य कला था उसमें बहुत कुछ मेल जोल तुर्की और मंगोल परंपरा का ही देखने को मिलता है। तो जो सल्तनत काल में आपको मंदिर निर्माण या भवन निर्माण की जो कृति दिखाई देगी वही यहाँ पर भी दिखाई देती है। जैसे कि इस काल की जो स्थापत्य कला थी वह भारतीय त्राव्यत शैली और मुस्लिम आयरकूट शैली का समन्वय पर आधारित थी, अर्थात दोनों पर यह आधारित थी। यहाँ पर जो भवन निर्माण थे उनमें संगमरमर की प्रधानता हुआ करती थी, अर्थात भवन निर्माण के लिए संगमरमर का उपयोग किया जाता था। सजावट हेतु यहाँ पर पित्रदुरा तकनीकी का उपयोग किया जाता है। पित्रदुरा तकनीकी क्या होती है? तो आपने देखा होगा कि जो भी इस्लाम इमारतें होती हैं, इस्लामिक धर्मों की इमारतें होती हैं, उसमें आपने देखा होगा कि इस तरीके की ऐसी कुछ आकृतियां बनी होती हैं, जरी टाइप की बनी होती हैं, जिसमें छोटे छोटे हाथी वाती या बहुत सारे चित्र बने होते हैं। उनको ठोक ठोक कर चित्र बनाए जाते हैं, खोखला करके चित्र बनाया जाता है, उसे ही पित्रदुरा शैली कहते हैं। भवनों को निर्माण से पहले उनका एक ब्लूप्रिंट, एक खाका तैयार किया जाता था, जो कि अभी हम देखते हैं आर्किटेक्ट द्वारा तैयार किया जाता है। आर्किटेक्ट द्वारा जो तैयार किया जाता है, ये जो पद्धति थी ये मुगल काल से ही प्रारंभ हो गई थी। तो मुगल काल में ये ब्लूप्रिंट या खाका तैयार किया जाता था और यहाँ पर विविधताओं पर अत्यधिक महत्व दिया जाता था, अर्थात एक मंजिल या फिर एक जो भवन निर्माण किया जा रहा है, दूसरा भवन उससे हटके हुआ करता था, अर्थात यहाँ पर विविधताएं बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। चलिए विभिन्न शासकों द्वारा बनी इमारतें ही देख लेते हैं हम। तो यदि बाबर के समय की बात करें तो बाबर के समय काबुली बाग की मस्जिद पानीपत में निर्मित हुई थी, साथ ही साथ बाबरी मस्जिद अयोध्या में निर्मित हुई थी। और बाबरी मस्जिद अयोध्या मंदिर के ऊपर मानी जाती है कि इसका निर्माण करवाया था, और यह है बाबर के सेनापति मीर बाकी द्वारा निर्मित है। तो ये पूछा जाता है कि जो बाबरी मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो बाबर के जो सेनापति है मीर बाकी द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो बाबर के टाइम पे दो ही चीजें हैं, एक काबुली बाग की मस्जिद और एक बाबरी मस्जिद। फिर हुमायूं के द्वारा निर्मित इमारतों की बात करें तो इसने दीन पनाह भवन का निर्माण दिल्ली में करवाया था। और जब मैं हुमायूं पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि दीन पनाह जो महल का निर्माण होता है उसके द्वारा ही जो मुगल कालीन राजस्व होता है उस पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता है और इसकी हार में भी यह योगदान देता है। फिर शेरशाह के द्वारा बात करें तो शेरशाह ने सबसे पहले तो सासाराम में खुद का ही मकबरा बनवाया था, जो कि अष्टकोणीय था, तालाब के बीचों बीच था। फिर रोहतासगढ़ के किले का निर्माण यह लाहौर और बिहार में करवाता है, दो जगह निर्माण करवाता है, एक लाहौर में करवाता है और एक बिहार में करवाता है। अकबर के समय या शासनकाल में बहुत सारे महलों का, बहुत सारी स्थलाकृतियों का निर्माण किया गया, वो हम देख लेते हैं। एक तो इसने हुमायूं का मकबरा, ध्यान रखना अकबर ने नहीं बनवाया था, अकबर के शासनकाल में बना था हुमायूं का मकबरा। यह किसने बनवाया था? तो इसकी पत्नी हाजी बेगम द्वारा बनवाया गया था। बनाया किसने था? एतमद्दौला ने। इसका निर्माण किसने किया था? एतमद्दौला ने किया था। यह 4 बाग शैली में निर्मित है। तो यह इसकी विशेषता है। पूछा जाता है हुमायूं का मकबरा, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका निर्माण किसने करवाया था, किसके शासनकाल में हुआ था, किसने किया था और यह किस शैली पर आधारित था। इसकी जो शैली थी वह ईरानी थी और आकार जो था वह अष्टकोणीय था। तो इसकी विशेषताएं आप याद रख लीजिए। इसे ताज का पूर्वगामी तथा एक वफादार बीवी की महबूब नामा पेशकश कहा जाता है। तो यह इसकी विशेषता है कि इसे क्या कहा जाता है? ताज का पूर्वगामी कहा जाता है और साथ ही साथ एक वफादार बीवी की महबूबा नामा पेशकश कहा जाता है कि महबूब के लिए उसने पेशकश रखी थी। तो ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना है किसके शासनकाल में किसने बनवाया, किसने इसका निर्माण किया, किस शैली में है, कौन सी शैली है, आकार कैसा है और इसे क्या कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जो हुमायूं का मकबरा है इसके मकबरे के पास ही 6 बादशाहों को दफनाया गया है। किसको दफनाया गया है? 6 बादशाह या शहजादों को दफनाया गया है। फिर आगरा के किले का निर्माण करवाया। आगरा के किले, इसमें दिल्ली दरवाज़ा, हाथी दरवाज़ा बनवाया।
अमर सिंह दरवाजा बनवाया, साथ ही साथ जहांगीर महल और अकबरी महल का निर्माण करवाया। लाहौर के किले की बात करें तो यह हिंदुओं की कारीगरी की गहरी छाप दिखाता है। तो जो लाहौर का किला है वह हिंदुओं की कारीगरी की क्या दिखाता है, गहरी छाप दिखाता है। फिर इलाहाबाद के किले की बात करें तो इसका निर्माण 1589 ईस्वी में करवाया। अजमेर के किले का निर्माण 1570 में करवाया और अटक के किले का निर्माण 1581 ईस्वी में करवाया। तो इतने सारे किले थे जिनका निर्माण करवाया। साथ ही साथ फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाता है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1572 ईस्वी में करवाता है। कब करवाता है? 1572 ईस्वी में। और यह आगरा से 36 किलोमीटर की दूरी पर है। 1581 में इसके निर्माण के बाद इसे वह अपनी राजधानी बना लेता है और इसका डिज़ाइन जो है वह बहाउद्दीन ने तैयार किया था। किसने किया था? बहाउद्दीन ने तैयार किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है, किसने इसका निर्माण करवाया, आगरा से कितने किलोमीटर की दूरी पर है, कब इसे अकबर ने अपनी राजधानी बनाया और इसकी डिज़ाइन किसने तैयार की थी। अब जो फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था तो फतेहपुर सीकरी के अंदर भी बहुत सारी इमारतों का निर्माण करवाया गया है, जैसे कि जामा मस्जिद, जो कि फर्गुसन ने इसे पत्थर में रूमाली कला कहा है, पत्थर में रूमाली कला कहा है। बुलंद दरवाजा जो कि 1573 में गुजरात सफलता के उपलक्ष्य में अकबर ने इसका निर्माण करवाया था। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा जो कि जामा मस्जिद के बरामदे में निर्मित है। साथ ही साथ जोधाबाई का महल, बीरबल की कोठी और पंचमहल, हाथी महल तथा दीवाने खास महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी के अंतर्गत अकबर ने करवाया। तो ये सारे महल आपको याद रखना है, क्योंकि एक बार जब 300 शब्दों में प्रश्न पूछा जाता था तब मुगल कालीन प्रशासन के द्वारा स्थापत्य कला के विकास पर प्रश्न आया था। तो 200 शब्दों में पुनः यह प्रश्न पूछे जाने की संभावना आगे के वर्षों में हो सकती है। तो आपको ये राजाओं के द्वारा या बादशाहों के द्वारा जो भी महल मकबरे निर्मित किए गए हैं ये आपको याद रखना है। अब जहांगीर द्वारा निर्मित इमारतों की बात कर लेते हैं। चूंकि जहांगीर का काल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है तो इसने अकबर का मकबरा आगरा के निकट सिकंदरा में बनवाया था। साथ ही साथ एतमद्दौला का मकबरा बनवाया। एतमद्दौला का मकबरा जहांगीर के काल में बना था, जहांगीर ने नहीं बनवाया था। एतमद्दौला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था। कहाँ पर बनवाया था? आगरा में इसका निर्माण किया और यह मुगल काल का प्रथम मकबरा था जिसमें पूर्णतः संगमरमर का उपयोग किया गया था। इसे हुमायूं के मकबरे एवं ताज के मध्य एक कड़ी के रूप में देखा जाता है, क्योंकि हुमायूं का मकबरा ताज का पूर्वगामी था और ताजमहल पूर्णतः संगमरमर से निर्मित था, इसीलिए इसे एक कड़ी कहा जाता है इन दोनों के मध्य का। शाहजहां द्वारा निर्मित इमारतें जहांगीर का काल चित्रकला का स्वर्ण युग था और जो शाहजहां का काल आएगा यह काल वास्तुकला का स्वर्ण काल था। तो जहांगीर का काल चित्रकला का था, चित्रकला के विषय में हम देख चुके हैं। शाहजहां के काल को हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी यहाँ पर इमारतों का निर्माण किया गया। तो इसके काल को मुगल काल के स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। स्थापत्य निर्माण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग की इसने सबसे पहले स्थापना की और सबसे पहले इसने जहांगीर का मकबरा बनवाया। कहाँ? लाहौर में। साथ ही साथ इसने आगरा में बहुत सारी इमारतों का निर्माण करवाया, जैसे कि दीवाने आम, यह संगमरमर से बना प्रथम भवन था। दीवाने खास, रंग महल, शीश महल, मयूर सिंहासन जो कि कारीगर बादल खां था। इसका कारीगर कौन था? बादल खां था। मयूर सिंहासन, और मयूर सिंहासन आपको पता होगा कि जब यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली आक्रमण करता है तो वह मयूर सिंहासन लूट के ले जाता है। ठीक है। फिर मोती मस्जिद मुमताज की याद में इसका निर्माण किसने करवाया था? जहां आरा बेगम ने करवाया था। किसका? मोती मस्जिद का निर्माण। फिर ताजमहल का निर्माण मुमताज की याद में ही करवाया जाता है। इसका निर्माण 1632 में 22 वर्षों में पूर्ण होता है। 1632 में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था, 22 वर्षों में इसका निर्माण पूर्ण होता है। और इसकी जो डिज़ाइन है वो उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा तैयार की गई थी। किसके द्वारा? ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि ताजमहल की डिज़ाइन किसके द्वारा तैयार की गई थी, तो इसकी डिज़ाइन उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा तैयार की गई थी। मुमताज की याद में बनवाया गया था। किसने बनवाया था? शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। इसका गुंबद जो जेरूसलम है इसके गुंबद से मिलता है। तो यदि आपसे ताजमहल पूछ लिया जाता है 3 नंबर में या 5 नंबर में तो आप उसके लिए लिखने के लिए तैयार रहेंगे। इसलिए मैंने ताजमहल में पर्टिकुलर कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु थे वो यहाँ पर आपको दर्शा दिए। इसके बाद दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में इसने शाहजहांबाद नगर बसवाया, लाल किले का निर्माण करवाया, जामा मस्जिद का निर्माण करवाया।
तो इसके बाद हम बात करते हैं औरंगजेब द्वारा निर्मित इमारतें। तो औरंगजेब ने लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। बेगम राबिया दुर्रानी का मकबरा, ध्यान रखना इसका निर्माण भी कौन करवाता है? औरंगजेब करवाता है, और इसे बीबी का मकबरा कहा जाता है। औरंगजेब इसे द्वितीय ताजमहल या ताजमहल की आधी अधूरी नकल भी कहा जाता है। हिंदू, तुर्क तथा ईरानी शैलियों पर आधारित यह परंपरा 19वीं सदी तक जारी रही। इसका प्रभाव अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर भी दिखाई देता है। ध्यान रखिएगा कि औरंगजेब चाहता है कि जिस तरीके से शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया, उसी तरीके से मैं भी अपनी रानी के लिए, अपनी महबूबा के लिए एक दूसरा ताजमहल बनवाऊं। उसने ताजमहल की नकल करने की कोशिश की, लेकिन नकल पूरी तरीके से नहीं हो पाई। इस कारण से इसे क्या कहा जाता है? ताजमहल की अधूरी नकल कहा जाता है। तो ये हुई स्थापत्य कला। अब बात आती है चित्रकला की। चित्रकला की बात करें कि मुगल काल में चित्रकला का क्या महत्व था, या चित्रकला किस तरीके से विकसित हुई थी, तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया था कि जहांगीर का काल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता था, और उसके विषय में डिटेल हमने वहाँ पे देखी थी। लेकिन अब हम चित्रकला में ये देख लेते हैं कि आखिर मुगल काल में जितने भी शासक थे, उन शासकों के संदर्भ में कौन कौन से चित्रकार थे और कौन कौन सी चित्रकला प्रमुख थी। तो इस काल की चित्रकला फारस, ईरानी और भारतीय चित्रकला दोनों का ही मिश्रित रूप था। ये इसकी विशेषता थी। यदि हम बाबर के समय बात करें कि कौन कौन से चित्रकार थे, तो यहाँ पर बहजाद, जिसे पूर्व का रफेल भी कहा जाता है, वह प्रमुख था। तो बाबर के समय कौन था? बहजाद था। यदि हम हुमायूं के समय बात करें तो यहाँ पर मीर सैयद अली प्रमुख चित्रकार था। अकबर के समय की बात करें तो इसका काल मुगल चित्रकला का रचनात्मक युग कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर चित्रकला प्रारंभ होती है। लेकिन स्वर्णकाल किसका कहा जाता है? इसके पुत्र जहांगीर का कहलाता है। तो इसके दरबार में, अकबर के दरबार में 17 चित्रकार रहते थे। चित्रकार में अब्दुल इस्मत और दासबंद प्रमुख थे। जहांगीर की बात करें तो जहांगीर का काल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। और इसके चित्रकार की बात करें तो अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, बिशनदास, मनोहर बासवान जैसे चित्रकार प्रमुख थे। शाहजहां की बात करें तो शाहजहां के चित्रकार में फ़कीरुल्लाह और मीर हासिम प्रमुख थे। और यदि हम औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब ने चित्रकला पर प्रतिबंध लगा रखा था। इसने क्या है? चित्रकला पर प्रतिबंध लगा रखा था। एक शब्द आता है हजमनामा। हजमनामा यदि 3 नंबर में पूछ लिया जाए तो आप इसके विषय में क्या लिखेंगे, इसको हम समझ लेते हैं। तो हजमनामा क्या है? यह अरबी महाकाव्य है। क्या है? अरबी भाषा में लिखा गया महाकाव्य है। इसका चित्रण हुमायूं के काल से प्रारंभ हुआ था और अकबर के काल में जाकर यह पूर्ण होता है। मतलब इतना बड़ा महाकाव्य है जो हुमायूं के काल से प्रारंभ होकर अकबर के काल तक चलता रहता है। इसमें फारसी नायक अमीर जो हमज होता है, उसकी वीरतापूर्ण जो कारनामे होते हैं, उसका इसमें उल्लेख मिलता है। फिर हम संगीत कला की बात कर लेते हैं। ये 3 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने बीच में इसमें डलवा दिया है। मुगलकालीन संगीत कला की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से शासक के काल में कौन कौन सी संगीत कला प्रमुख थी, कौन सा शासक कौन सा संगीत में प्रमुखता रखता था और किसने इस पर प्रतिबंध लगाया था। तो यदि हम अकबर की बात करें तो अबुल फजल के अनुसार अकबर के दरबार में 36 गायक रहा करते थे। कितने गायक? 36, जिसमें प्रमुख तानसेन और बाज बहादुर थे। बाज बहादुर आपको पता ही है, जो मालवा से थे। मालवा से इनको ले जाके नवरत्नों में शामिल कर लिया जाता है। तानसेन भी मध्य प्रदेश से ही संबंधित थे। रामतनु पांडे इनकी बचपन का नाम था। आगे हम इनको डिटेल में देखेंगे। प्रसिद्ध संगीतकार जैसे कि रामदास और बैजू बावरा थे। अकबर स्वयं नक्कारा बजाता था। क्या बजाता था? नक्कारा नामक वाद्य यंत्र जो था अकबर स्वयं बजाता था। शाहजहां की बात करें तो स्वयं एक अच्छा गायक तथा उसका प्रिय राग था ध्रुपद। ध्रुपद गायक में यह प्रमुख था। इसके दरबार में लाल खां जो कि तानसेन के दामाद थे, बिलास खां जो कि तानसेन के पुत्र थे, सुखसेन और पंडित जगन्नाथ ये रहा करते थे। इसके बाद यदि हम औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब के काल में संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकों की रचना की गई थी। ध्यान रखिए, इसने संगीत पर भी प्रतिबंध लगाया था, लेकिन स्वयं संगीतज्ञ था और बीड़ा बजाता था। इसने क्या किया था? संगीत पर तो प्रतिबंध लगाया था, लेकिन खुद भी संगीत बजाता था और संगीत में रुचि रखता था और बीड़ा रखता था। लेकिन राजनीतिक कारणों से क्या करता है? संगीत पर प्रतिबंध लगा देता है, दरबारी संगीत पर प्रतिबंध लगा देता है। मोहम्मद शाह रंगीला की बात करते हैं तो इसके शासनकाल में इसके समय खुसरो ने सितार का आविष्कार किया था। ईरानी तंबूरा और भारतीय वीणा से मिलकर बना हुआ होता है, और तबला जो कि भारतीय पखवाज और मृदंग से मिलकर बना होता है, इनका निर्माण
किया था। बहादुर शाह जफर की बात कर लेते हैं तो इनके शासनकाल में मिर्ज़ा गालिब, जोंक और मोमिन रहते थे। यह प्रसिद्ध संगीतकार थे। तानसेन की बात कर लेते हैं। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। इनके गुरु मोहम्मद गौस थे। ध्यान रखना, इनके गुरु कौन थे? मोहम्मद गौस थे। और इनके यह किसके दरबारी कवि थे? तो यह सबसे पहले यह रीवा के राजा रामचंद्र बघेल के दरबारी कवि थे। वहां पर अकबर इन्हें देखता है और फिर रामचंद्र बघेल के यहाँ से अपने दरबार में इनको बुला लेता है और बुलाकर अपने नवरत्नों में इनको शामिल कर लेता है। साथ ही साथ इन्हें कंठाभरण और वीणा विलास की उपाधि भी प्रदान करता है। इनकी विशेषताओं की बात करें तानसेन की तो यह ध्रुपद के गायक थे, अर्थात ध्रुपद में यह प्रमुखता रखते थे। साथ ही साथ रुद्र वीणा का आविष्कार इन्होंने किया और मियाँ की मल्हार, मियाँ की तोड़ी और दरबारी कन्हाड़ के ये क्या थे? आविष्कार थे। इनके राग हैं मियाँ की मल्हार, मियाँ की तोड़ी। इनका मकबरा कहाँ पर बनाया गया है? ग्वालियर में निर्मित किया गया है। साथ ही साथ इनके साथ में इनके गुरु मोहम्मद गौस का भी मकबरा निर्मित किया गया है। उद्यान की बात कर लेते हैं कि मुगल काल के उद्यान कौन कौन से थे। तो एक था आराम बाग, 3 नंबर में पूछा जा सकता है। तो इसका निर्माण बाबर ने आगरा में इसका निर्माण करवाया था और यह पहला मुगल गार्डन है। यह क्या कहलाता? पहला मुगल गार्डन है। आगरा में इसका निर्माण करवाया गया है। इसे नूर ए अफगान भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? नूर ए अफगान भी कहा जाता है। वैसे ही शालीमार उद्यान जो है उसका निर्माण जहांगीर द्वारा कश्मीर में कराया जाता है और जो दिलकुश बाग है उसका निर्माण भी जहांगीर द्वारा लाहौर में करवाया जाता है। तो ये कुछ बाग हैं जो यदि 3 नंबर में पूछ लिए जाएं तो आपको ध्यान रखना है कि आराम बाग का निर्माण कौन करवाता है, कहाँ पर है और उसकी विशेषता क्या है। अब हम बात कर लेते हैं मुगलकालीन साहित्यिक स्रोत की कि मुगलकालीन साहित्यिक स्रोत कौन कौन से किस किस भाषा में लिखे गए हैं। तो एक है तुज़ुक़ बाबरी। यहाँ से ध्यान रखिएगा 3 नंबर में प्रश्न पूछे जाने की संभावना सर्वाधिक होती है। तो तुज़ुक़ बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? मूल रूप से चगताई तुर्की भाषा में लिखा गया था और यह बाबर द्वारा लिखित उसकी क्या है? आत्मकथा है। अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा नाम से तुज़ुक़ बाबरी का क्या किया है? फारसी भाषा में अनुवाद किया है। तो ध्यान रखिएगा जो तुज़ुक़ बाबरी है वह मूल रूप से चगताई तुर्की भाषा में लिखा गया है, बाबर द्वारा लिखी आत्मकथा है, लेकिन उसका अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी भाषा में बाबरनामा नाम से अनुवाद किया है। इसमें ही जो इसका जो तुज़ुक़ बाबरी है इसमें विजयनगर का जो शासक होता है कृष्णदेव राय, उसे सबसे महान सम्राट के रूप में प्रदर्शित किया गया है। जब हमने कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत पढ़ा था तो मैंने बताया था कि उसमें बाबर अपनी आत्मकथा तुज़ुक़ बाबरी में कहता है कि जो कृष्णदेव राय है वह दक्षिण भारत का सबसे महान शासक है। हुमायूंनामा की बात करते हैं तो इसकी रचना गुलबदन बेगम द्वारा की जाती है। अकबरनामा, आईने अकबरी 2 नाम से चलता है। अकबरनामा जो है उसके रचयिता अबुल फजल हैं, मतलब अबुल फजल द्वारा इसकी रचना की जाती है, इसे लिखा जाता है। यह 1597 से 1598 ईस्वी में पूरा किया जाता है और अकबरनामा के 3 हिस्सों में बटा हुआ है और इसका जो तीसरा हिस्सा है वही आईने अकबरी कहलाता है। तो यदि आपसे अकबरनामा पूछा जाए या आईने अकबरी पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि आईने अकबरी अकबरनामा का तीसरा भाग है। अकबरनामा का निर्माण अबुल फजल ने किया है। कब से कब तक किया है ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर तुज़ुक़ जहांगीरी, यह फारसी भाषा में लिखित है तुज़ुक़ जहांगीरी और जहांगीर द्वारा लिखित ये क्या है? जहांगीर की आत्मकथा है। फिर फारसी में अनुवाद कुछ ऐसे ग्रंथ थे जिनका फारसी भाषा में अनुवाद किया, उनको हम देख लेते हैं। जैसे कि फैज़ी ने लीलावती का गणित पर भास्कराचार्य का जो संस्कृत ग्रंथ था उसका अनुवाद किया। साथ ही साथ नल दमयंती का फारसी अनुवाद किया। किसने? फैज़ी ने किया था। फिर बदायून ने या अबुल फजल ने महाभारत का रज्मनामा नाम से अनुवाद किया। किस भाषा में? फारसी भाषा में। बदायून ने ही रामायण का अनुवाद किया फारसी भाषा में और हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने अर्थवेद का अनुवाद किया फारसी भाषा में। तो ये पूछा जाता है कि रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? महाभारत का रज्मनामा नाम से फारसी अनुवाद किसने किया? या लीलावती का फारसी अनुवाद किसने किया? तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही अबुल फजल ने पंचतंत्र का अनवर ए सुलेही के नाम से फारसी में अनुवाद किया और दारा सिकोह ने 52 उपनिषदों का सिर्र ए अकबरनामा नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किया। तो ये ऐसे धर्म ग्रंथ थे जिनका विभिन्न लोगों ने या विभिन्न साहित्यकारों ने फारसी भाषा में अनुवाद किया।
हिंदी साहित्य की बात कर लेते हैं तो तुलसीदास ने इसी समय अकबर के समय, क्योंकि अकबर के समकालीन थे, तो इन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस का निर्माण किया। गियरसन ने करोड़ों लोगों की इसे बाइबल कहा है, किसे? रामचरितमानस को। तो या तो रामचरितमानस 3 नंबर में पूछ लिया जाएगा या तुलसीदास पूछ लिया जाएगा, तो आपको ये चीज़ें लिख देनी है। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी, कब? शेरशाह सूरी के समय पे की थी, और पद्मावत में रानी पद्मावती के जीवन काल की घटनाएं वर्णित हैं। उर्दू साहित्य की बात कर लेते हैं तो उर्दू क्या है? एक तुर्की शब्द है और जिसका अर्थ होता है सैनिक छावनी। तो तुर्की शब्द क्या है? उर्दू क्या है? एक तुर्की शब्द है जिसका अर्थ होता है सैनिक छावनी। प्रथम उपयोगकर्ता इसके अमीर खुसरो थे। तो जो खड़ी बोली और उर्दू हैं उसके प्रयोगकर्ता कौन थे? अमीर खुसरो ही थे। इन्होंने खड़ी बोली को उर्दू से मेल कराया तथा वह हिंदवी और देहलवी कहलाने लगी। तो ये जो उर्दू थी, जब खड़ी बोली से इसका मेल हुआ तो यह क्या क्या कहलाने लगी? हिंदवी और देहलवी कहलाने लगी। दक्षिण भारत में इसका प्रयोग 14वीं सदी में दक्खनी के नाम से हो गया। दोस्तों, ये तो हुआ मुगल काल के साहित्यिक स्रोत। अब इसके बाद भी मुगल उत्तर काल में बहुत सारे ऐसे लेखक आए हैं जिन्होंने अलग अलग इतिहास की रचना की है, जो कि प्रारंभिक परीक्षा से महत्वपूर्ण है, मुख्य परीक्षा से नहीं, फिर भी मैं बता देता हूं, आप देख लीजिए। ग्रांड डफ ने मराठाओं का इतिहास लिखा था, एन.के. सह ने पंजाब का इतिहास लिखा था और कर्नल टाड ने राजपूतों का इतिहास लिखा था। तो ये इतिहास लिखने वाले कुछ इतिहासकार हैं जिन्होंने अलग अलग समय का इतिहास लिखा था। तो दोस्तों, मुगल काल के अंतर्गत इतना ही। मुगल काल के अंतर्गत हमने सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सारी जितनी भी व्यवस्थाएं थी उनको डिटेल में पढ़ा है। 11 नंबर के प्रश्न जो भी बनेंगे मैं आपको बताता गया हूं। जहां जहां पर भी 5 नंबर के प्रश्न बनने की संभावना है वो भी मैंने आपको डिटेल से बताई है। 3 नंबर के प्रश्न किसी भी शब्द से बन सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो मुगल काल के अंतर्गत इतना ही। अब अगले वीडियो से हम मुगलोत्तर काल का अध्ययन करेंगे। मुगलोत्तर काल में कौन कौन से शासक हैं, उनके प्रमुख कार्य क्या हैं। ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, सिर्फ 3 नंबर के हिसाब से उन्हें तैयार करेंगे और कुछ जो 5 नंबर के प्रश्न बनने वाले होंगे उनका भी हम आगे चल के अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।